भाई अगर तुम मुझसे एक लाइन में पूछो कि तुम्हें कैसी लगी कल की मूवी, एक लाइन में बता दो सुहानी, तो भाई जो चीज प्रॉमिस की गई थी उसको फुलफिल किया है। मतलब बेसिकली कांचे काट दी, एकदम बढ़िया मूवी है। पर यार प्रभास ने सारे मूड की इसी तेसी फेर दी। जिब जिब स्क्रीन पे आया तब सारा का सारा मूड खराब करके चला गया। ये एक बड़ी बाउंड है। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तब हमारे सामने कुछ सवाल थे कि क्या ये मूवी इंडियन सिनेमा में हिस्ट्री क्रिएट करेगी, क्या ये मूवी प्रभास का कमबैक करा पाएगी, क्या ये मूवी हॉलीवुड के एक्शन को, वहां की कोरियोग्राफी को, सारी चीजों को टक्कर देगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और क्या आपको कल्कि पर पैसा खर्च करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये मूवी प्रभास की है ही नहीं। प्रभास इस मूवी का हीरो नहीं है। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चाटकल। देखो यार, जब इस टाइप की मूवीज आती है जिनकी हाइप बहुत ज्यादा होती है, जिनके बजट बहुत ज्यादा होते हैं, इनको लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, इन मूवीज को जब हम देखने जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन सातवें आसमान को फाड़कर ऊपर चली जाती हैं। और वो सारी एक्सपेक्टेशंस को नाग अश्विन की कल्कि बहुत ही बढ़िया तरीके से फुलफिल करती है। ये दिखाती है कि भाई डायरेक्टर का विजन क्या है और डायरेक्टर उसको कितने बढ़िया तरीके से हमें स्क्रीन पर दिखा रहा है। इनफैक्ट मूवी में जिस तरीके से महाभारत और फ्यूचर को ब्लेंड करके दिखाया गया है, जो स्मूथनेस नाग अश्विन ने इस मूवी में दिखाई है, वो बहुत ही कमाल की लगती है। हर ट्रांजिशन जब महाभारत से फ्यूचर पर पहुंचता है तो आपको बिल्कुल भी अड्रप्ट फील नहीं होता। बहुत ही स्मूथ तरीके से ये सारी चीजें की है नाग अश्विन ने। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई को दिखाया गया है, जिसमें महाभारत के रेफरेंस को लिया गया है। 2898 की कहानी है जहां पर सारी फैसिलिटीज को कॉम्प्लेक्स वाले यानी कि हमारे सुप्रीम यास्किन कमल हसन ऊपर एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं कॉम्प्लेक्स में, वहां पर है और हर एक बंदा वहां जाना चाहता है, जिसके लिए उसे यूनिट्स खर्च करनी पड़ेगी। इस मूवी में कमल हसन का कैरेक्टर मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का भी नहीं है, लेकिन जो इम्पैक्ट उन्होंने अपने कैरेक्टर के थ्रू छोड़ा है, जो डायलॉग डिलीवरी उनकी है, जो उनका ट्रांजिशन लास्ट में दिखाया जाता है, वो बहुत ही कमाल का लगता है। पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। और ये चीज प्रूव करके दिखाती है कि नाग अश्विन ने जो प्रॉमिस किया था कि भाई ये मूवी आने के बाद इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री क्रिएट करके दिखाएगी, विजन को बदल देगी, ये सारी चीजें मूवी में आपको दिखती हैं। चाहे वो VFX हो, चाहे वो CGI हो, चाहे जब आप मूवी को देखते हो उसमें जो जो चीजें एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया लगते हैं दिखने में, कल के लिए। तो यहाँ पर नाग अश्विन को पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, वो बात लगी कि फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है, थोड़ा सा आपको बोर करता है, लेकिन सेकेंड हाफ में वो चीज प्रॉमिस जो हमें की गई थी वो फुलफिल हो जाती है। इनफैक्ट अगर मैं प्रभास के कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो आदि पुरुष, राधे श्याम, साहो जैसे कचरा देने के बाद अब मैं प्रभास के लिए जब वो आया तब मुझे लगा कि हटाओ यार स्क्रीन से। उन्होंने मूवी का फर्स्ट हाफ में पूरा का पूरा टेम्पो खराब किया है, लेकिन सेकेंड हाफ में प्रभास ने मुझे इम्प्रेस करके दिखाया है। बस बहुत हो गया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि प्रभास की हम जितनी भी मूवीज उठाकर देखते हैं, मूवी के पहले पार्ट में या मूवी के हाफ तक प्रभास को हमेशा मस्खरा दिखाया जाता है, उसके साथ कुछ क्रिंज कॉमेडी हमें दी जाती है, जो कि मुझे और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पसंद आती। लेकिन हो सकता है कि वो साउथ के ऑडियंस उस टाइम पर थिएटर में बैठकर सीटी मार रहे हो। सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? तो वही चीज यहाँ पर भी प्रभास के साथ दोबारा क्रिएट की गई है। पहले हाफ को अगर छोड़ दिया जाए तो सेकेंड हाफ में प्रभास ने जो हमें एक्टिंग दी है, जो एक्शन दिया है, वो सच में बहुत कमाल का है। और मैं कह सकती हूँ जिस तरीके से इस मूवी में उनके कैरेक्टर को पूरे तरीके से स्टैब्लिश किया है, और सेकंड पार्ट जब इस मूवी का आएगा तो प्रभास का कमबैक बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। देखो, हम इस मूवी में प्रभास के एक ऐसे कैरेक्टर को देखना चाहते थे जैसा हमें बाहुबली में देखने को मिला था, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सेकंड हाफ के बाद आपको मिलता है। और एंड में तो प्रभास ने जो इंप्रेस किया है यार, वो सच में बहुत कमाल का है। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा ना तो तुम प्रभास के लिए खड़े होकर तालियां बजाओगे। अब देखो, मूवी में हीरो भले ही प्रभास है, लेकिन इस बार सॉरी प्रभास मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी की पूरी लाइमलाइट अमिताभ बच्चन चुरा कर ले गए। 80-85 साल का आदमी जब आपको स्क्रीन पर दिखता है और वो एक्शन करता है प्रभास के साथ, तो वो बहुत ही कमाल का लगता है। इनफैक्ट मूवी में कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जहां पर अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा के हमें कैरेक्टर एक्शन करते हुए दिखाए जाते हैं, और प्रभास और अमिताभ बच्चन के जितने एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही कमाल के हैं।
अश्वत्थामा का कैरेक्टर थोड़ा सा लंबा दिखाया जाता है, प्रभास को थोड़ा छोटा दिखाया जाता है क्योंकि वो चिरंजीवियों में से एक है। वो सारी चीजें स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया लगती हैं। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन की डायलॉग डिलीवरी हो, अमिताभ बच्चन का गाया हुआ वो एक गाना हो, या फिर अमिताभ बच्चन का पूरा लुक हो। इनफैक्ट शुरू में जो अमिताभ बच्चन का चेहरा हमें दिखाया जाता है, जब वो अपने चेहरे से पूरा का पूरा पट्टी रिमूव करते हैं, जो गली हुई स्किन हमें दिखाई जाती है, उससे प्रूफ होता है कि भाई नाग अश्विन ने इस मूवी की डिटेलिंग पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है। अमिताभ बच्चन इस मूवी में दीपिका पादुकोण के कोख में पल रहे बच्चे यानी कि भगवान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें वो संभाला लेकर जाते हैं, जहां पर अभी भी भगवान की पूजा होती है। उनकी एक आर्मी है जो सुप्रीम यास्किन के खिलाफ लड़ रही है, यानी कि अच्छाई के लिए लड़ रही है। इनफैक्ट शुरुआत में जो भगवान कृष्ण और अश्वत्थामा वाला सीन मैंने देखा, जिसमें श्री कृष्ण का चेहरा इन्होंने रिवील नहीं किया, जो कि एक अच्छी चीज है, उसे देखकर मुझे बहुत ही मजा आ गया। इनफैक्ट जब तुम उस पूरे के पूरे सीक्वेंस को देखोगे तो तुम्हें एक बार को ये फील होगा कि अरे नाग अश्विन साहब महाभारत भी बना दो यार, इस टाइप का मजा आ जाएगा देखकर। हम ओम राउत के आदि पुरुष जैसे जहर से बाहर निकल पाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं मूवी में दीपिका के कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो शुरू में जब मैंने उन्हें स्क्रीन पर देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो ऐसे ही है यार, कुछ खास पोटेंशियल नहीं है, मुझे नहीं पता ये मूवी में क्या करेगी। लेकिन इंटरवल आते आते दीपिका ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि भाई उनसे अच्छा इस कैरेक्टर को कोई और प्ले नहीं कर सकता था। इनफैक्ट इंटरवल से पहले जो दीपिका का पूरा सीन है, उस टाइम पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दीपिका की एक्टिंग कि भाई वो भगवान को जन्म देने वाली है, वो बहुत कंफ्यूज है, लेकिन उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, वो इस बच्चे की रक्षा किस तरीके से करेगी, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके फेस के एक्सप्रेशन और उनका बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजों में दीपिका को यहाँ पर फुल मार्क्स मिलते हैं। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। और इन सब के अलावा नाग अश्विन ने जो पूरी की पूरी मूवीज में इतने सारे कैमियो भर दिए हैं, वो कुछ जगह पर मुझे इंप्रेस भी करते हैं। लेकिन दिशा पटानी की भाई क्या जरूरत थी, ये अलग से ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए, एक गाना दिखाने के लिए दीदी को बुलाने की जरूरत थी ही नहीं। अगर मैं इस मूवी में सबसे बड़ी कमी निकालने के लिए बैठूं तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि दिशा पटानी वाले कैरेक्टर की कोई जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि सेकंड पार्ट में उसे डेवलप किया जाए क्योंकि उसके सीन को बाद में नहीं दिखाया गया, लेकिन यार दिशा पटानी को लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर। तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। इनफैक्ट बाकी के सारे जो कैमियोज हैं, जब वो आते हैं तो स्क्रीन पर एक ह्यूमर क्रिएट करके चले जाते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल सा लगता है और आपको भी वो सारे सीक्वेंस देखने में बहुत मजा आने वाला है। अब अगर मैं मूवी की कमी के बारे में बात करूं तो भाई सबसे पहले तो जो प्रभास की क्रिंज कॉमेडी है ना, शुरुआत में तो उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जब उसके सीन आते थे मैं अपना इंस्टा चला रही थी बैठ के, मुझे नहीं मतलब प्रभास क्या कर रहा है स्क्रीन पे। वो सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है। शुरू से ही उसे शायद एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाना चाहिए था, जो कि उसके नसकटे फैंस देखना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो है इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। जब मैं इस मूवी को देख रही थी, कुछ जगह पर मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड था कि भाई मैं डायलॉग सुन ही नहीं पा रही थी। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात हो रही तो भाई मैं कहूंगी कि ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल का था। कुछ जगह पर वहां पर श्लोक का इस्तेमाल किया गया संस्कृत के, तो अगर वैसा कुछ यूज किया जाता तो इस मूवी में 4 चांद लग जाते। तो सेकंड पार्ट के लिए एडवाइस है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस चीज को और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। एक और चीज है जो मुझे बहुत ही ज्यादा क्रिंज लगी है, बहुत ही ज्यादा घटिया लगी है, वो है इस मूवी में जो फ्यूचर के हथियार को यूज किया गया है। अगर एक बुज्जी को छोड़ दिया जाए, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने एस्टैब्लिश की है। बाकी के जितने भी हथियार हैं, स्पेशली वो संबाला में जो व्हाइट कलर के त्रिशूल और ये सारी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्रिंज लगती हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई लोगों के हाथ में कार्डबोर्ड पकड़ा दिए हैं। इनफैक्ट एक सीन तो मूवी में देखोगे जब दीपिका बंदूक टाइप कुछ एक चीज है जिसे चलाने की वो कोशिश करती है, ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा हथियार तो हमारे घर में चिंटू के पास भी है। तो इस चीज को सेकंड पार्ट में थोड़ा सा और सुधारा जा सकता है। खुद की साइड देखो यार, इस मूवी पे बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी एंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये वो मूवी है जो ओम राउत जैसे डायरेक्टर्स को बताती है कि भाई मूवी किस तरीके से बनती है जब आप हमारे पुराण या फिर हमारी माइथोलॉजी को लेकर कोई मूवी बनाना चाहते हो। जिस तरीके से बाहुबली ने एक अलग एग्जाम्पल सेट किया था
और लास्ट में हमारे दिमाग में फर्स्ट पार्ट के बाद एक सवाल रह गया था, भाई कटप्पा ने बाहुबली पे क्यों मार दिया। ऐसे ही जब इस मूवी की एंडिंग होती है तो आपके दिमाग में हजारों सवाल छोड़कर जाती है ये मूवी, जो सेकंड पार्ट के लिए ऑलरेडी लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइट कर देती है। तो भाई इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए और प्रभास के कैरेक्टर ने जो लास्ट में मुझे सरप्राइज किया उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। तब तक तुम फिल्मी चैट गर्ल को देखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो।